नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टॉपर्स फॉरम पे। एक बहुत बड़ी सूचना और बहुत बड़ी हम कह सकते हैं कि हम लोग आगाज की शुरुआत कर चुके हैं। टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ संडे को होती है ऑफलाइन में और उसी का वीडियो सोल्यूशन आपको दिया जाता है अगले दिन। तो अगर आप सभी को ज्वाइन करना है टेस्ट सीरीज, मोस्ट इंपोर्टेंट 40% रहेंगे जो पूरे संपूर्ण सिलेबस से होंगे। हर संडे को मतलब कहने का अर्थ हमारा पूरा संपूर्ण पेपर होगा 100 जो भी पेपर आपका होता है उसमें हिंदी के भी 40 के 40% आपके रखे जाते हैं और बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज जा रही है। सभी बच्चे अच्छा कर भी रहे हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज को हमारे, तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल करें और या फिर अगर आसपास में कह रहते हैं तो ऑफलाइन सेंटर पे आए, जो कि हर संडे को टेस्ट सीरीज आपकी कराई जाएगी और मंडे को इसको वीडियो सोल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। तो हम आपको हिंदी का वीडियो सोल्यूशन देने वाले हैं और इसके बाद में फिर जीएस का भी सोल्यूशन होगा। तो आप मेरे साथ बने रहें। अगले ज्यादा नहीं आपके समय लूंगा, बहुत ज्यादा 25 से 30 मिनट, ठीक है। तो पहला ही प्रश्न आपके सामने हम लेके आ रहे हैं। ये देखो, ये प्रश्न आपके सामने तत्सम तद्भव से संबंधित है और 40 प्रश्नों में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो है ये प्रश्न आपके सामने आया है। हर एग्जाम में पूछा जाता है और आप बताइए इसका उत्तर क्या है। फिलहाल तो हम इसका वीडियो सोल्यूशन दे रहे हैं, आप लोग इसकी टेस्ट सीरीज देखना। देखो, ये है आपका प्रश्न, ठीक है। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द बताना है। देखो, आग तद्भव शब्द है। अगर हम इसकी बात करें तो एक शब्द इसका होता है अग्नि और एक शब्द होता है ये वाला जिसको हम कहते हैं अग्नि। अग्नि शब्द हमारा बेटा तत्सम होता है। क्या होता है? तत्सम होता है। अगर अग्नि शब्द पूछ लिए, ये हमारा अर्ध तत्सम होता है। क्या होता है? अर्ध तत्सम होता है। ये भी अब एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं। बयार तो सबको पता है, बयार इसका क्या होता है? वायु होता है। क्या होता है? पूछा क्या आपसे? तत्सम शब्द बयार तद्भव, इसका तत्सम क्या होगा? वायु होगा। पंख देखो, पंख का भाई तत्सम क्या होता है? इसका होता है पक्ष। क्या होता है बच्चा? पक्ष। अक्षर को देखो हम थोड़ा दो प्रकार से लिख सकते हैं। एक तो इसमें एक ये प्रकार से अक्षर पूछा जाता है और एक होता है आखर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आखर, ठीक है। अक्षर अगर अक्षर के रूप में पूछा जाता है, ये है अर्ध तत्सम। ये क्या है? अर्ध तत्सम है। बहुत सही से समझना, ये क्या है? अर्ध तत्सम। और आखर हमारा क्या है? ये है तद्भव। क्या है? तद्भव शब्द है। क्या शब्द है भैया? तद्भव है। तो ये इसकी महत्वपूर्ण बात है इसमें, जो इसको हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? डी होगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द पूछा था, कौन सा है? तो अक्षर होगा। क्या होगा? अक्षर। अब बता दिए भाई, अक्षर अगर इस प्रकार के रूप में लिखाएगा ये अर्ध तत्सम होगा, अगर आखर शब्द पूछेगा तो ये क्या होगा? तद्भव होगा। ठीक है, चलो हम आगे प्रश्न को बढ़ते हैं। चलो अगला इसका उत्तर बताएं। निम्नलिखित में से कौन आर्य भाषाओं में शामिल नहीं? देखो, अगर हम बात करें तो ये कामता प्रसाद गुरु एक बुक आती है, वहां से ये प्रश्न उठाया गया है, ठीक है। और उसमें ज्यों के त्यों लिखा गया है, मैं बताता हूं आपको। संस्कृत और अंग्रेजी, फारसी और एक आती है आपकी प्राकृत, ठीक है। एक और आती है आपसे जो लैटिन पूछता है। कौन से? लैटिन। ये सभी भाषाएं कैसे हैं? आर्य भाषाएं हैं। अरबी भाषा हमारी आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं शामिल होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा? सी होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताएं। हम लोग 40% बहुत जल्दी जल्दी करने वाले हैं। निम्नलिखित में तत्सम शब्द नहीं है। देखो कौन सा नहीं है? अभी हम चारों की बात कर लेते हैं। अब ये शब्द आपके सामने आएगा। एक शब्द आपको मिलेगा इस प्रकार से, आज्ञान। एक शब्द मिलेगा ये, और एक शब्द इसी का निकल के आएगा बाहर, जिसको कहते हैं आन। क्या कहते हैं? आन। याद रखना, अगर आन इसका क्या है? तद्भव है। आन कैसा है यह शब्द? तद्भव है। आज्ञान शब्द कैसा है इसका? तो अर्ध तत्सम कह सकते हो। ये क्या कह सकते हो? अर्ध तत्सम। क्या है बच्चा? अर्ध तत्सम। राय, ठीक है। राय हमारा क्या है? पूछा निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। फिर है सर्व। सर्व क्या क्या होता है? तो सब होता है। क्या होता है भाई? सब होता है। और राय हमारा तो राय नहीं, क्योंकि इसका होता है क्या? राजा। क्या होता है? राजा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी। स्वामी का क्या होता है? साईं होता है। क्या होता है? साईं होता है। ठीक है, आप बताइए इसमें क्या पूछा है? निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है, तो आज्ञा भी है, ठीक है, और सर्व भी है क्योंकि इसका होता है सब, और क्या है? इसका होता है राजा, स्वामी, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। कौन सा? बी। चलो
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताएं। भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? देखो एक बात याद रखना, अमीर खुसरो की रचना है कौन सी? खालिक बारी। इसमें मिलता है सबसे पहले, किसमें? खालिक बारी में। चलो बाकी अगर मैं बता दूं तो चंदान मुल्ला दाऊद की रचना है, मृगावती कुतुबुन की रचना है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये दामोदर की रचना है। अगर आप लोग लिखना चाहो तो इसको भी साथ में लिख सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताएं। प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई थी? देखो 1955 में तो की गई थी, तो ये तो सबको पता है, पर अब पूछ लिया है डेट, याद रखना 7 जून 1955 हुई थी। 7 जून 1955 में सबसे पहले राजभाषा आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? बताएं। बघेली बोली, देखो एक बात समझना, ये हमारी है सौर सेनी, इधर है हमारी अर्धमागधी, और ये क्या है? मागधी, और फिर क्या है? ब्राह्मण। सबसे अच्छी बात, अगर नहीं याद होता तो ऐसे याद कर लो, ए बी और सी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, ठीक है। अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी, तो ये बघेली हमारी बोली कहां से आई है? अर्धमागधी। कहां से आई है? अर्धमागधी से, ठीक है। मागधी के अंतर्गत अगर हम बात करें तो याद रखना बिहारी भी आती है, ठीक है, और भोजपुरी आती है, भोजपुरी आती है, और इसी के अंतर्गत मैथिली भी आती है, ठीक है। सौर सेनी के अंतर्गत बात करें तो राजस्थानी भाषा इसी के अंतर्गत आती है, ठीक है। राजस्थानी भाषा किसके अंतर्गत आती है? सौर सेनी अपभ्रंश के अंतर्गत। और इसी के अंतर्गत एक और आती है गुजराती। कौन सी? गुजराती। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताएं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है? कौन सी नहीं, कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे दीर्घ की मात्रा नहीं होगी। कौन सा? देखो एक बात अभी मैं आपको समझाया था पढ़ाते हुए, संघर्षी वर्ण। कौन से वर्ण? संघर्षी। इसी को याद रखना ऊष्म संघर्षी भी कहा जाता है। तो ऊष्म संघर्षी हमारे कौन कौन से होते हैं? तो आपको पता है तीनों सा होते हैं। ओ सॉरी, ऊष्म संघर्षी ये वाले होते हैं, समझना थोड़ा, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और हा। और एक बात याद रखना, जो ये चा वर्ग है हमारा, इसके जो प्रथम 4 वर्ण हैं, चा, छा, जा और झा, इनको हम क्या कहते हैं? संघर्षी वर्ण कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? संघर्षी वर्ण कहा जाता है। और आपको पता है ये स्पर्श भी करते हैं किसी न किसी भाग में, इसीलिए इनको स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। 40% बहुत जल्दी हम लोग करने वाले हैं। अगला प्रश्न बताएं। ये देखो बहुत अच्छा प्रश्न है कि स्वर ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित जो है तथ्यों पर विचार कीजिए। देखो बहुत अच्छा है, इसका उत्तर समझें कि स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता। भैया बिल्कुल किया जा सकता, काट दो इसको, ठीक। आगे बढ़ें कि उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 हैं, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। स्वर ध्वनि के उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकलती है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 3 तो सही है। सभी स्वर आक्षरिक नहीं होते हैं। भैया एक बात याद रखना, यहाँ पे ये हम का दे रहे हैं, ये खा दे रहे हैं, ये गा दे रहे हैं, ये घा है। अब ये बताइए कि ये अक्षर हैं, ये आक्षरिक हो रहे हैं, यानी पूछा क्या गया है? सभी स्वर आक्षरिक। अगर स्वर आक्षरिक नहीं होंगे, अक्षर नहीं होंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे कैसे? अगर वो अंकित नहीं होंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कैसे? तो बिल्कुल सभी स्वर क्या होते हैं? आक्षरिक होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये 4 तो नहीं ही होगा। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल भैया। एक ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है और प्लुत स्वर होता है। और आप लोग जो समझ रहे हैं, अगर इस प्रकार से पूछ ले उच्चारण की दृष्टि से, तो याद रखना 2 भी हो सकता है ऑप्शन, सिर्फ कौन सा? ह्रस्व और दीर्घ, ठीक है। तो ये खैर तो छोड़ो, ये नहीं खैर पूछा जाएगा आपसे। तो याद रखना मात्रा के आधार पे अगर स्वर पूछता है तो कितने होते हैं? 3 होते। कहीं कहीं आपको 2 भी मिलेगा, याद रखना कहीं कहीं 2 मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो सिर्फ ह्रस्व और दीर्घ को मानते हैं और प्लुत को नहीं मानने लगते, जबकि प्लुत भी होता है, ठीक है। इस बात को याद रखना। अब बताइए तो भैया
5 भी सही है, 3 सही, तो 3 5 किस में मिल रहा है, कौन 3 5 कर रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2। और 2 हमारा क्या है, पूछ रहा था उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर कितने हैं, 10 हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, ये जो री है, री, क्योंकि री को हम इस रूप में मान लेते हैं, इसीलिए ये उच्चारण की दृष्टि में नहीं आने लगता है। तो याद रखना ये भी सही है, ठीक है। तो आप क्या है, 2 और 4, 4 नहीं, 2 3 और 5, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भैया, बी हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि क्रिया के संबंध में निम्नलिखित तथ्य है, बताइए। इसको सब लोग पढ़िए और फिर मैं इसका उत्तर बताता हूं। क्रिया के संबंध में बताना है, क्रिया के संबंध में बताना है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट बच्चा, इसका हमने क्या उत्तर बताया है, हाँ, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है, राय नहीं है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि हम थोड़ा सा कंफ्यूज थे, ऐसा हो सकता है। स्वामी नहीं है, क्या है, राय, क्योंकि राय क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, तो राजा हो जाएगा। सॉरी, ये तद्भव शब्द है, ये क्या है, तद्भव है, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, राजा। बता तो सही रहे आपको, ठीक है। चलो थोड़ा सा कंफ्यूज था मैं, हमने सोचा कि ऐसा हो सकता है पर नहीं। चलो आगे बताइए, इसका उत्तर बताते हैं। ये बताइए, अगला प्रश्न बता कि स्वर ध्वनि के संबंध में अब नहीं, ये अगला क्वेश्चन ये है कि क्रिया के संबंध में निम्नलिखित तथ्य है। देखो, जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अरे नहीं भैया, एक होती हमारी कौन सी, अकर्मक, और एक होती है कौन सी, सकर्मक। कौन सी, अकर्मक। अकर्मक जिसमें कर्म ना हो, जिसमें कर्म ना हो, और सकर्मक जिसमें कर्म मौजूद हो, यानी हम कह सकते हैं जिसमें कर्म क्या हो, साथ में हो। और याद रखना, अकर्मक का जो प्रभाव होगा वो कर्ता पर पड़ेगा, और सकर्मक का जो प्रभाव होगा क्रिया का, वो कहां पड़ेगा, कर्म पर पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्ता का प्रभाव अकर्मक में, सॉरी, क्रिया का प्रभाव अकर्मक में कर्ता पर पड़ेगा, और सकर्मक में कहां पड़ेगा, कर्म पर पड़ेगा। पूछा क्या गया है कि जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है उसे सकर्मक नहीं भैया, उसे अकर्मक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अकर्मक। तो एक तो कट गया। दूसरा, जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती हैं वह समापिकाएं क्रिया कहलाती हैं। बिल्कुल सही बात है, समापिका क्रिया कहा जाता है। दूसरा सही है। जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। बिल्कुल बात सही है। चलो आगे बात करते हैं। अकर्मक क्रिया में किसी कर्म का होना अनिवार्य, भैया कर्म का होना अनिवार्य नहीं है, कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि उसमें कर्म हो ही, तो तीसरा चौथा नहीं माना जाएगा, काट दो। क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं, जैसे बोला ना कि चल, और ये क्या है, ना, ये लगा प्रत्यय, ये क्या है, धातु, ये क्या है, मूल शब्द है, क्या है, धातु। तो आप बताइए, पांचवा नहीं हो सकता, चौथा नहीं हो सकता, पहला नहीं हो सकता, तो बचा क्या इसमें, देखो कौन सा, 2 और 3, और क्या पूछा था, हाँ, अरे पांचवा तो होगा, वही तो हम सोच रहे, गलत कहां हो रहा है बच्चा, पांचवा तो होगा। हाँ, अब 2 3 और 5, 2 3 5 कहां है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। बहुत अच्छे, आगे बताइए। अगला प्रश्न कि पूछा है कि निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची से सम्मिलित करना है। देखो एक बात समझना, तत्पुरुष समास का उदाहरण बताना है, ठीक है। तो तत्पुरुष समास होगा हमारा शिवालय, अगर इसको हम विच्छेद करते हैं तो शिव धन आलय, ठीक है, शिव धन आलय, आलय का अर्थ क्या होता है, घर, ठीक है, यानी शिव जी का घर समझ लो, जिसे कहा हिमालय पर्वत समझ सकते हो, ठीक है। तो याद रखना, तत्पुरुष समास में हमेशा कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो एक तो ये हो गया शिवालय। द्वंद्व समास में याद रखना, द्वंद्व जिसमें लड़ाई झगड़ा हो जाए,
आपस में जिसमें द्वंद्व पैदा हो जाए, समझ लो वो द्वंद्व समास है। लव और कुश दोनों भाई भाई थे, कभी कभी लड़ते झगड़ते भी होंगे, तो लौकुश हो गया। अव्ययभाव समास क्या है? यथामति। याद रखना कुछ इसके लिए शब्द हैं, एक यथा हो जाए, प्रत्यय आ जाए, अनु आ जाए, ठीक है। ऐसे अगर उपसर्ग लगे होंगे तो ये हमेशा अव्ययभाव समास बनाते हैं। अव्यय अगर इसका विच्छेद करें, अव्यय यानी जिसका खर्च, यानी वो जो खर्च ना किया जाए, वो क्या होता है? अव्ययभाव होता है। बहुब्री समास याद रखना, बहुब्री समास क्या हो जाएगा? चक्रपाणी, यानी चक्र में जो है, चक्र है जिसके हाथ में, अर्थात किसके लिए आता है? किसके लिए आता है? विष्णु जी के लिए। तो अब बताइए, अगर ए का तीसरा, तो ए का तीसरा मिल रहा है, ठीक। फिर बी का पहला, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 31-24, यानी ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा भैया? डी हो जाएगा। अगला बताइए जल्दी जल्दी हमको, कि पेपर को सॉल्व करना है। क्वेश्चन दिया है कि जिस भाषा के माध्यम से राष्ट्र की अधिकांश जनता विचार विनिमय करती है, वही राष्ट्र भाषा होती है। वही क्या होती है? राष्ट्र भाषा होती है, ठीक। एक बात। दूसरी, किसी राष्ट्र में सभी प्रचलित भाषा राष्ट्र भाषाएं होती हैं, किंतु जो भाषा संपूर्ण देश की धार्मिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परंपराओं को धारण करने में सक्षम होती, वह भाषा राष्ट्र भाषा के पद पर प्रचलित होती है। आप दोनों कथन इसके बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन एक और दोनों सत्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। बहुत अच्छे, बहुत सभी लोग इसका उत्तर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन बताएं कि गिरधर बहुब्री का समास है, गिर को धारण करने वाला। हम बता दिए कि गिर को धारण करने वाला अर्थात किसके लिए आता है? ये कान्हा जी के लिए। और एक बात याद रखना, बहुब्री समास में ऐसा होता है कि दोनों पद प्रधान ना होके अन्य पद प्रधान हो। बहुब्री समास जब पढ़ाऊंगा तो बेहतर समझाऊंगा। जब दोनों पद प्रधान ना हो, दोनों पद प्रधान ना हो, ठीक है, अन्य पद प्रधान हो। क्या हो? अन्य पद प्रधान हो। अन्य पद प्रधान होता है, उसी को कहते हैं हम लोग क्या? बहुब्री समास। जैसे दिखा ना, गिर और धर दोनों नहीं, अब ये जैसे शब्द जुड़ा एक अलग अर्थ निकल के आ गया। किसके लिए? कान्हा जी के लिए। किसके लिए आ गया? कान्हा जी के लिए। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? बहुब्री समास कहते हैं। देखो इधर देखो, राम कृष्ण, अगर हम इसको तोड़ दें तो निकल के आएगा राम और कृष्ण। और देखो इनके बीच में कभी कभी झगड़ा भी हो सकता था, तो राम और कृष्ण यानी दोनों नाम है, बीच में और शब्द आ गया, इसका मतलब ये तत्पुरुष नहीं है, क्या है? द्वंद्व है। क्या है भैया? द्वंद्व समास है। तो कह सकते हैं कि कथन ए सत्य है, लेकिन कथन दो असत्य है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भैया? सी हो जाएगा। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताएं, देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित वाले उपयुक्त हैं, बताइए। देवनागरी के बारे में बताना। देवनागरी कहने का अर्थ है जो हमारी वर्णमाला है, जो हमारी क्या है? वर्णमाला है। अब इसको समझ लो, बस यही बात समझ जाओगे। जो हमारी देवनागरी में वर्णमाला है ना, जैसे आ हो गया और यहां तक ज्ञा तक, समझ लो ये वर्णमाला हमारी किसके अंतर्गत है? देवनागरी में है। किसमें है? देवनागरी में। अब समझ लो कि देवनागरी में जैसा बोला जाता है, ठीक है, देवनागरी में वैसा ही लिखा जाता है। बिल्कुल सही है, वैसा ही लिखा जाता है। एक लिप चिन्ह से अनेक ध्वनियों को व्यक्त करने की क्षमता है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब देखो, अगर हम का को बोल रहे हैं तो इससे हम एक ही बना सकते हैं, ध्वनि का ही बना सकते हैं, और कोई वर्ण नहीं बन सकता। मतलब का मतलब का, ठीक है। एक लिप चिन्ह, जैसे ये का है तो एक ही तो बनेगा, इसे और थोड़ी बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो याद रखना, एक लिप चिन्ह से अनेक ध्वनियों को व्यक्त करने की क्षमता है। बिल्कुल नहीं, एक ही बनेगा। एक लिप चिन्ह से एक ही ध्वनि निकलेगी या एक ही वर्ण बनेगा, तो याद रखना ये तो नहीं है। संविधान में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा माना गया है। बिल्कुल माना गया है। देवनागरी लिपि में पंजाबी और उड़िया भाषा लिखी जाती है। नहीं, पंजाबी कहां किस में लिखी जाती है? गुरुमुखी में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है? गुरुमुखी में लिखी जाती है, तो ये भी नहीं होगा। ध्वनि और याद रखना संकेत में निश्चितता होती है। बिल्कुल, ध्वनि और संकेत में क्या होती है? एक निश्चित होता है, ठीक है। तो 1, 3 और 5 ऑप्शन नंबर किसमें रखा है? सी। कौन सा भैया? सी होगा। याद रखना, ये कल संडे को ऑफलाइन टेस्ट हुआ था,
एसटी होती है उसी का वीडियो सोल्यूशन है, ठीक। और इसी लेवल का पेपर बनाया जाता है ताकि यूपीएसआई में आप बहुत अच्छा कर सके। पेपर का एक लेवल है, आप लोग खुद समझ रहे हैं, इस लेवल का पेपर मैं बनाता हूं। क्यों? क्योंकि अगर यहां आप कोई बात नहीं है 15 20 25 कर पा रहे नहीं सोचना, मगर एग्जाम में आपका बढ़िया रैंक में आपका जो है सब कुछ होगा। तो बस एक बार आइए, टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करिए सभी लोग, सबको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताएं। निम्नलिखित में से अविकारी शब्द कौन सा है? अरे तो ये तो सब जानते हैं कि हमारे दो ही भेद होते हैं, देखो विकारी और एक होता है अविकारी, है ना। अविकारी, विकारी के अंतर्गत संज्ञा आ जाती है, सर्वनाम आ जाता है, विशेषण आ जाता है और क्रिया आ जाती है, ठीक है। अविकारी के अंतर्गत क्रिया विशेषण होता है, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, ठीक है, ये सब आते हैं। तो आपसे पूछा क्या है, अविकारी कौन सा होगा? क्रिया विशेषण। क्या होगा? क्रिया विशेषण। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है स्वनिम। देखो ये एक नया प्रश्न आपके सामने नजर आएगा, नया प्रश्न है स्वनिम, बस इतना इतना समझ लीजिए, क्योंकि स्वनिम और ध्वनि हम थोड़ा सा इनको मेल के साथ बता सकते हैं। स्वनिम और ध्वनि थोड़ा इनमें में जो है क्या है, मेल मिलाप है। वाक्य में शब्दों के संबंध निर्धारित करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, शब्दों का संबंध ये निर्धारित नहीं कर पाते हैं। इसका संबंध मौखिक भाषा से, वही बात है बिल्कुल, इसका स्वनिम का संबंध किसके साथ है? मौखिक भाषा से, जो कुछ हम बोलते हैं ध्वनि के रूप में। सार्थकता की दृष्टि से शब्द लघुत्तम इकाई है। अब इसको याद रखना, थोड़ा इसको याद रखना, इसके कहीं कहीं देखो इसमें तो ध्वनि होगा। क्या होगा? सार्थकता की दृष्टि से लघुत्तम इकाई क्या होती है? ध्वनि। मगर कहीं कहीं आपको शब्द भी दिया जाता है, ठीक है, मगर ज्यादा इसका उत्तर ध्वनि ही माना जाता है, तो ध्वनि ही को आप समझे, ठीक है। तो याद रखना, ये तीसरा तो नहीं होगा। यह उच्चरित भाषा की लघुत्तम इकाई, बिल्कुल सही है। उच्चरित भाषा की लघुत्तम इकाई कौन सी है? स्वनिम है। इसका ज्ञान भाषा के शुद्ध उच्चारण को जानने में सहायक है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो कौन सा हमारा हो जाएगा? 2 और 4 और 5, 2 4 5 किसमें है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। याद रखना स्वनिम का थोड़ा मौखिक भाषा से संबंध है, इसीलिए मैंने इसको क्वेश्चन को दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताएं। आकारांत एक वचन पुल्लिंग संज्ञाओं के विकृत रूप का प्रत्यय क्या होगा? देखो एक बात समझ लेते हैं, आकारांत, जैसे हम शब्द ले लेते हैं आया, ये देखो, अब ये आया आकारांत है, ठीक है। आकारांत किसे कहा जाता है? देखो एक होता है आकारांत, क्या? एक होता है आकारांत, एक होता है ओकारांत, ठीक है, ओकारांत। एक क्या होता है? ओकारांत, इकारांत, ठीक है। कहने का अर्थ है जो अंत में अगर आ आता है आकारांत, अंत में ई आए तो इकारांत, वही बात यहां पे लागू हो रही है। अब पूछा है एक वचन, देखो आया हमारा क्या है? एक वचन, वह आया, आया पुल्लिंग भी है और आकारांत भी है और एक वचन भी है। अब बात आती ये कि अगर इस संज्ञा का विकृत, यानी अगर हम इसको रूप बदले इसका, और अगर हम इस रूप का प्रत्यय में लेके आए, ठीक है, तो उसका परिवर्तन किस में होगा? आए का हम एक वचन में बनाना है, तो क्या बन जाएगा इसका? आए। क्या बन जाएगा? आए। तो याद रखना ये हमारा क्या होगा? संज्ञाओं के विकृत रूप का प्रत्यय क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। एक वचन में बनाना ना, मालवी बताना है। मालवी, मालवी कहां बोली जाती है भैया? ध्यान रखना, मालवी हमारी इंदौर में बोली जाती है। और कहां कहां बोली जाती है? कि मालव इंदौर देव तुम, ऐसे समझना। मालवी कहां कहां? इंदौर में बोली जाती है, देवास में बोली जाती है, रतलाम में बोली जाती है, ठीक है, होशंगाबाद, होशंगाबाद, ठीक है, होशंगाबाद में बोली जाती है, और नीमच में भी बोली जाती है, गुना में भी बोली जाती है, ठीक है। ये और कहां बोली जाती है? उज्जैन में बोली जाती है, ये उज्जैन में भी बोली जाती है। इतनी ये मालवी कहां कहां बोली जाती है? मालो उज्जैन इंदौर देव तुम रात में पालब होश में आओ, ये पूरे गाना है, ठीक है। तो याद रखना, यहां
भोपाल में भी बोली जाती है यही। कहाँ बोली जाती है? भोपाल में बोली जाती है। ठीक है कि मालो 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 उज्जैन इंदौर देव तुम रात में बालब होश में आओ, और ताप है 4 गुना तुमको अब नीम के पत्ते भी तुम खाओ। याद रखना ये इसका मैंने बनाया था गाना। ठीक है, तो याद रखना इंदौर कहाँ, इंदौर में कौन सी बोली जाती है? मालवी बोली बोली जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए कि सूची 1 को सूची से सम्मिलित करना है। देखो महाप्राण ध्वनि हम कहे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाएं, अल्पप्राण और महाप्राण। ठीक है, अल्पप्राण में हमने कहा 135, महाप्राण में कहा क्या 24। अल्पप्राण में और कौन से आ जाएंगे? या आ जाएगा, रा आ जाएगा और यारा लवा हो जाएगा। महाप्राण में तीनों सा, ठीक है, और एक हा, बस इतना याद रखना। अब पूछा क्या महाप्राण ध्वनि कौन सी है? अब इसमें से देख लीजिए महाप्राण कौन सी हो जाएगी, इसमें से दूसरा और चौथा कब मिल रहा है यानी खा, तो महाप्राण हमारी कौन सी हो जाएगा? खा। घोष ध्वनि, घोष यानी हम 2 प्रकार आपको समझा चुके थे, एक होता है अघोष और दूसरा होता है सघोष। ठीक है, अघोष और सघोष। अघोष कितने? 12, सघोष कितने? 345। और इसमें देखें तो तीनों सा जाते हैं, मूर्धन्य सा, दंत सा। इसमें देखें तो हा आ जाता है, सभी स्वर आ जाते हैं। ठीक है, सभी स्वर आ जाएंगे, और कौन सा आ जाएगा? या है, रा है, ला है और वाह है। अब बताइए इसमें पूछा क्या है? अब घोष को ही सघोष कहा जाता है, याद रखना, घोष को ही भैया सघोष कहा जाता है, घोष को ही सघोष कहा जाता है। तो अब ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो हमारी घोष ध्वनि कौन सी है? इसमें तीसरा वर्ण देखना हमको, तो घोष ध्वनि कौन सी हो जाएगी? जा। पार्श्विक वर्ण कौन सा होता है? ला। लुंठित वर्ण कौन सा होता है? रा। तो अब आ जाइए चौथा, चौथा किसमें मिल रहा है? ठीक है, और पहला देखो 4 और 1, 4 और 1 किसमें मिल रहा है? इसमें ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, सी ऑप्शन। पार्श्विक व्यंजन ला है, बिल्कुल है, लुंठित रा है, 3 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, सी, सी कौन सा हो जाएगा? इसका उत्तर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताएं। निम्नलिखित में से अर्ध समृत स्वर किसे कहा जाता है? हम समझाए थे आपको कौन सा कि अर्ध विवृत कहे 9 11, 2 को कहे विवृत। ठीक है, 2 को कहे विवृत। ठीक है, 2 को कहे, 2 को कहे विवृत। ठीक है, ऐसे लिख लो। अर्ध समृत कहे 8 10 को। ठीक है, 34 56 समृत। तो याद रखना 2 को कहे विवृत, अर्ध समृत कहे 8 10 को, कहे 8 10 को, यानी ये 8 नंबर पे है, ये 10 नंबर पे है। कितने नंबर पे है भैया? 10 नंबर पे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये हमारा कैसा स्वर है? विवृत है। कैसा है? विवृत है। ठीक है, ये कैसे है? अर्ध क्या है? हाँ, अर्ध विवृत। ये कैसा है? अर्ध विवृत। ये है समृत स्वर। ठीक है, आगे बढ़िए, क्योंकि हम सिर्फ वीडियो सोल्यूशन देंगे। उपयुक्त कथन चयन करना है। बताइए स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता है? भैया किया जा सकता है, काट दीजिए। स्वनिम के 2 भेद होते हैं, बिल्कुल सही, एक खंडी और खंडेतर, ये दोनों भेद होते हैं। ये आप लोगों के लिए नया है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, स्वनिम के 2 भेद होते हैं। ऑप्शन 2, स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सकता है? भैया किया जा सकता है। सर्वनाम में लिंग के कारण रूपांतर हो जाता है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखो ये भी हमारा क्या है? सर्वनाम है। मान लेते हैं क्या है? मैं, देखो क्या है? मैं। अब इसको हम लिंग के अनुसार इसका परिवर्तन नहीं कर सकते, इसका रूपांतरण हम नहीं कर सकते, तो ये चौथा नहीं होगा। उत्पत्ति या विकास की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद होते हैं। हाँ, तत्सम तद्भव देशज विदेशज होते हैं, तो याद रखना 5वां भी है। तो कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। 2 3 5 किसमें मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद। ठीक है, ए फॉर अहमदाबाद। आगे बढ़ते हैं, फटाफट करते हैं, अगला प्रश्न बताएं। शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता भैया? तो याद रखना पद का नहीं होता, क्योंकि आपको पता है मूल शब्द होना चाहिए धातु। ठीक है, उसके बाद इसी में आप उपसर्ग भी लगा सकते हैं, और इससे जोड़ेंगे तो प्रत्यय भी लगा सकते हैं। याद रखना इनसे मिलके एक शब्द रचना बनता है, पद की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो याद रखना कौन सा नहीं होगा? पद नहीं होगा। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताएं। बाह्य प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद होंगे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा पॉइंट आया है। ठीक है, आप लोग बाह्य प्रयत्न के अनुसार 2 ही होते हैं। ठीक है, 2 ही होते हैं। एक इसको ही अल्प प्राण कहा जाता है और इसी को महाप्राण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। कौन सा होगा? 2 होगा। बिल्कुल सही हम बता रहे हैं, अब इसको नोट कर लीजिए। ठीक है,
अल्पप्राण और महाप्राण होते हैं वायु प्रयत्न के आधार पर। बाकी बात करते हैं, सुमिलित कीजिए भाषा और रचनाएं। याद रखना अवहट्ट भाषा में कीर्तलता लिखी गई, इंपॉर्टेंट किसकी है, विद्यापति की है। किसकी है ये, अगर रचना पूछा जाए तो किसकी है, विद्यापति की है। ठीक, इंपॉर्टेंट है। अब पूछा क्या, ब्रज भाषा में छोड़ दीजिए, अवधी भाषा में देखो एक का तीसरा कहां मिल रहा है, एक का तीसरा ऑप्शन नंबर इसमें मिल रहा है। अब एक देख लीजिए, ब्रज भाषा में भंवर गीत लिखा गया है, लिखा गया बिल्कुल। फिर पांचवा, अवधी भाषा में मधुमालती लिखी गई है मंझन की, ठीक है, मंझन की रचना है, लिखी गई है, ठीक है। खड़ी बोली में पूछा है तो खड़ी बोली में क्या है, परिप्रवास है, किसका, हरियोध का, क्योंकि आपसे यह भी पूछा जाता है कि खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है, तो परिप्रवास को माना जाता है। भंवर गीत किसका है, सूरदास का, ठीक है। चलो, मधुमालती मंजन के। प्रबंध चिंतामणि ये तो नहीं है, उनका है मेरुतुंग का, किसका है ये, मेरुतुंग का रचना, ये मेरुतुंग की रचना है, याद रखना ये मेरुतुंग की रचना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला बताइए, अगला प्रश्न बताएं फटाफट क्योंकि समय नहीं है। फिर पूछा है कि निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सम्मिलित करना है, ठीक है, क्षेत्र के साथ। एक बात याद रखना, इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आया है, वैसे देखा जाए तो खड़ी बोली आगरा में भी बोली जाती है, ठीक है, खड़ी बोली आगरा में भी बोली जाती है, याद रखना, और खड़ी बोली बिजनौर में बोली जाती है। इसमें ऑप्शन के हिसाब से हम बिजनौर लगा देंगे। ब्रज भाषा हमारी अगर चौथा देखें तो ऑप्शन नंबर ये, अगर ब्रज भाषा हमारी आगरा में भी बोली जाती है, ठीक है, और याद रखना बांगरू बोली हमारी कहां बोली जाती है, बांगरू कहां बोली जाती है, तो करनाल में बोली जाती है। अवधी हमारी कहां बोली जाती है, बिलासपुर में बोली जाती है। इंपॉर्टेंट है, हम कह रहे हैं खड़ी बोली आगरा में भी बोली जाती है, अगर 3 से शुरू होता तो बिल्कुल आगरा ही लगाते, ठीक है, मगर आगरा में भी बोली जाती है और हमारे कहां, बिजनौर में बोली जाती है, इसीलिए ये उत्तर इसका माना जाएगा। चलो, संस्कृत का कोई भी शब्द मन चाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। उपयुक्त विचार बहुत अच्छा कथन है, याद रखना, रामविलास की रचना है, ठीक है, उसमें इन्होंने अपने रामविलास जो शर्मा है उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में यह कथन कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट ये कथन, इसीलिए मैंने ये रखा है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग की नहीं आती है। बिहारी हिंदी वर्ग, याद रखना, बिहारी में कौन कौन सी आती है, एक कौन सी आती है भैया, मैथिली आती है, एक कौन सी, मैथिली, दूसरा कौन सी आता है, भोजपुरी, याद रखना कौन सी आती है, भोजपुरी, और कौन सी आ गई, ठीक है, मगही, बिहारी तो ही है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो पूछा क्या है, भोजपुरी, मैथिली और मगही। छत्तीसगढ़ी नहीं आती, क्योंकि छत्तीसगढ़ी किसके अंतर्गत आती है, अर्धमागधी के अंतर्गत, किसके अंतर्गत आती है, अर्धमागधी के अंतर्गत। अर्धमागधी में और कौन कौन सी होती है, तो कहते हैं ए, बी और सी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताएं, ठीक है। तारीख शब्द, तारीख पे तारीख, तारीख निम्नलिखित में से किस भाषा का शब्द है, याद रखना किस भाषा का है, अरबी भाषा का है। किस भाषा का शब्द है ये, अरबी भाषा का, इंपॉर्टेंट है। अगला बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक है, रूढ़ नहीं है। अरे भैया बिल्कुल, कौन सा शब्द है, जलद, जल देने वाला, जल देने वाला, याद रखना ये कैसा शब्द है हमारा, यौगिक है। याद रखना 3 शब्द पढ़ेंगे हम लोग, एक होता है यौगिक और एक होता है रूढ़ और एक होता है योग रूढ़, ठीक है, योग रूढ़। रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनको तोड़ा ना जाए, बिल्कुल, जिनके कोई अर्थ ही ना निकले अगर हम तोड़ते हैं, ठीक है, तोड़ा जिनको ना जाए, जैसे हमारे ये पर है, नाक है, कान है, इनको हम और तोड़ेंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ये रूढ़ शब्द हो गए। और जैसे देखा हमने लिखा जलद, तो इसका एक अर्थ निकल के आता है जल देने वाला, ठीक है, तो ये याद रखना क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। जैसे शिवालय, ठीक है, ये भी क्या है, क्या है, यौगिक है। अगर इसी प्रकार से पूछ ले, ठीक है, जलज, जल से जन्म लेने वाला अर्थात कमल, ये योग रूढ़ है। तो याद रखना ऐसे जितने भी योग रूढ़ शब्द होंगे, जितने बहुबली समास के उदाहरण होंगे, वो योग रूढ़ के ही अंतर्गत आते हैं, ठीक है। हम आपको सिर्फ वीडियो सोल्यूशन दे रहे हैं, बाकी ज्यादा नहीं। आ जाइए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है, ये याद रखना है, कौन सा तद्भव शब्द नहीं है पूछा है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, तद्भव नहीं है, ठीक है, याद रखना। देखो कभी
तद्भव नहीं है, ये तत्सम शब्द है और ये हमेशा तत्सम में ही पूछा जाता है। राय क्या क्या हमने अभी समझाया था आपको, राजा होता है, ठीक है। खेत का क्या होता है, क्षेत्र होता है, क्या होता है, क्षेत्र। दाहिना का क्या होता है, दक्षिण होता है, क्या होता है, दक्षिण तत्सम होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, पूछा है। तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है तो कौन सा तत्सम नहीं है, किसान नहीं है। क्यों नहीं है किसान, बताता हूं। अग्नि का देखा जाए तद्भव क्या होता है, आग होता है, क्या होता है, आग होता है। भ्राता का तद्भव क्या होता है भैया, तो भाई होता है, क्या होता है, भाई होता है। और बात करें आज्ञा का, तो आज्ञा का क्या होता है, आन, अभी हमने बताया था इसका तद्भव क्या होता है, आन। किसान का क्या होता है, कृषिक होता है, क्या होता है, कृषिक होता है, तत्सम, ठीक है। तो याद रखना ये किसान क्या है, तद्भव शब्द, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अवसाद शब्द का विलोम क्या होगा भैया, अवसाद मतलब क्या है, दुखी, और इसका विलोम क्या होगा, उल्लास, ठीक है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हर्ष, उल्लास, खुशी। चलो निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध है, बताइए। उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, सब्जी महंगी है, गीता ने पत्र लिखा है, मोहन पौधे सींच रहा है, बिल्कुल सही है। उपरोक्त गलत शब्द है क्योंकि उपरोक्त नहीं होता है, उपरयुक्त होता है, क्या होता है, उपयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, क्या होगा, ए इसका उत्तर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द क्या है, बहुत अच्छा शब्द है आपके सामने, महात्म्य, ये शब्द आपका सही होता है, ठीक है। और यही है, याद रखना, माँ है और फिर हा है, आधा था फिर आधा माँ है, याद रखना महात्म्य शब्द होता है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द ये पूछा जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए। पूछा है कि बरसात बिल्कुल ना होने की अभिव्यक्ति करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त शब्द क्या होता है बच्चे, अनावृष्टि होता है। अल्पवृष्टि जहां पे कम बरसात हो, ठीक है। और हाँ ठीक है, और एक होता है, चलो फिलहाल इतना याद रखना, अनावृष्टि। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। जिस प्रकार से आपके टेस्ट सीरीज में प्रश्न दिए गए थे उसी प्रकार से हम यहाँ पे आपको हल भी करा रहे हैं। सभी लोग अपने उत्तर की जांच कर लें, फिर कल अगर ऑफलाइन में कल आए तो बताएं कि हाँ हमारे सर इतने उत्तर सिर्फ हिंदी में गलत हुए हैं या फिर सही हुए हैं, ठीक है। बताइए निम्नलिखित में से वह वाक्य छाटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया, कोई डाउट भी होगा तो कल हम, अगर आप लोग ऑफलाइन के बच्चे आएंगे तो हम उसमें समझा देंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से वाक्य छाटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए हैं, अच्छा नहीं हुआ है, वाह, यानी काली गाय घास चर रही है। यहाँ पे देखो भैया विशेषण हमारी आई है किसके, गाय के लिए आया है, ना कि क्रिया के लिए आया। छोड़ दीजिए, मुझसे खट्टा फल नहीं खाता, ये भी नहीं हो सकता। तुम जी जान लगा कर पढ़ो, तुम पढ़ तो रहे हो, पढ़ना क्रिया है, मगर कैसे पढ़ना है, जी और जान लगाकर। ये तो हमारी हो गई क्रिया, क्या हो गई भैया, क्रिया, और ई क्या हो गया इसका विशेषण। तो याद रखना ये बन गया हमारा क्या, क्रिया विशेषण। क्या बन गया आपका, क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी होगा। क्या होगा भैया, डी होगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न बताएं। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, बहुत अच्छा याद रखना। सब लोग लगाए होंगे पांचाली की, सॉरी सोचते होंगे पांचाली होता है, बिल्कुल नहीं भैया, ये पांचाल है। और होता क्या है, पांचाली, क्या होता है, पांचाली। याज्ञसेनी इनको कहा जाता है। कृष्णा, ये कृष्ण के जो है रिलेटिव में थे इसलिए इनको कृष्णा कहा जाता है। शैलेंद्री याद रखना, 1 साल के लिए जब अज्ञातवास होता है तो जब ये दासी का काम करते हैं, फिर मेकअप आर्टिस्ट वाला काम करते हैं, इसीलिए इनका एक नाम वहां पड़ा था, शैलेंद्री। तो याद रखना ये भी होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए, पांचाल नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न बताएं। संज्ञा का भेद नहीं होता भैया, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक जहां मिल जाए बाकी हटा दो। कौन, निजवाचक नहीं होता है, निजवाचक विशेषण होता है, सर्वनाम होता है, न कि संज्ञा। आगे बताइए अगला प्रश्न। अर्थ संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व यानी पुरुष, स्त्रीत्व मतलब स्त्री, बुक का बोध हो, उसे क्या कहते हैं भैया, कहते हैं लिंग कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। आगे बढ़े, अगला प्रश्न बताएं, ठीक है। निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन कर दीजिए। एक वाक्य का सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ पूछा है आपसे, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ पूछा है। सर्वनाम मतलब सबका नाम, क्या होता है, सबका नाम। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, क्या होगा, सबका नाम। चलो लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर, ये बता दीजिए बस कि निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है। देखो महाधन ओज, यहां निकाला आ, इधर देखो ओ, ठीक है। ये बन गया हमारा क्या बच्चा, ओ। संधि कौन सी बन गई, शब्द क्या बन जाएगा, महोज। क्या बन जाएगा, महोज। संधि कौन सी हो गई, वृद्धि संधि।
कौन सी हो जाएगी, वृद्धि संधि। इसका मतलब ये तो सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, पौधन आकर यहां निकाला हमने औ, इधर क्या है बच्चा आ, नियम बन रहा अयादि संधि का, तो ये बन गया हमारा क्या, आओ। शब्द क्या बन जाएगा, शब्द क्या बन जाएगा भैया, शब्द क्या बन जाएगा, पावक। क्या बन जाएगा, इसका मतलब ये भी सही, अयादि संधि निकल के आ रही है। कौन से, अयादि संधि। आगे बढ़ते हैं, 9 देखते हैं, तो इधर देखते हैं हमारा निकल के आ रहा बच्चा औ, इधर क्या है हमारी ए, शब्द क्या बन जाएगा, अभी। क्या बन जाएगा, आदि। क्या बन जाएगा, आदि, अयादि संधि। तो शब्द क्या बन गया आपका, नाविक। शब्द क्या बन गया भाई, नाविक, यानी ये भी सही है। अब इधर देखते हैं हमारा ओ है, अब इधर देखो हमारा ओ है, ऐसे कोई शब्द नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। सभी लोग, आप लोग कमेंट भी करके बताएंगे कि हमारे 40 में कितने सही हुए, और जो लोग ऑफलाइन में पढ़ते थे, ऑफलाइन में टेस्ट सीरीज दिया था, वो भी कल बताएंगे या कमेंट करके बताएंगे कि हमारे 40 हिंदी में इतने सही हुए हैं। ठीक है, चलो तो आज की क्लास में अंतिम रखते हैं, और इसके बाद हाँ, बाकी थैंक यू, याद रखना। और सभी लोग जरूर ज्वाइन करें टेस्ट सीरीज को, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज हर संडे को कराई जाती है आप लोगों के लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।